हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC6 से, जिसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आज आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वह है पर्यावरण का सतत विकास, जिसे हम अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो इससे संबंधित अगर प्रश्न को देखा जाए तो पर्यावरण के सतत विकास क्या है एवं इसके सिद्धांत को बताएं और भारत में इस दिशा में किए गए कार्य पर एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करें। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं कि सतत विकास से तात्पर्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात ऐसा विकास जो निरंतर हो, लेकिन उस विकास के क्रम में भावी पीढ़ी को ध्यान में रखा जाए ताकि उसका पूरी तरह से अंत ना हो जाए। उदाहरण के रूप में हम कोयले को ले लें। कोयला क्या है कि कोयला अनवीकरणीय स्रोत है, अर्थात उसको रिन्यू करके एनर्जी को यूज नहीं किया जा सकता। तो हम अगर कोयले का इसी प्रकार से दोहन करते रहेंगे तो एक अनुमान यह है कि लगभग 2050 तक कोयले के भंडार पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। अगर कोयले का भंडार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो आने वाली भावी पीढ़ी के लिए कोयला उपस्थित नहीं होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों की अपेक्षा नवीकरणीय स्रोत, अर्थात जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी अर्थात सूर्य ऊर्जा, इस प्रकार के स्रोतों पर विशेष ध्यान दें और उन स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत अर्थात कोयले के उत्पादन पर उस पर निर्भरता को थोड़ा कम करें। चलिए इस टॉपिक को हम विस्तार पूर्वक आप लोगों के सामने उपस्थित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1987 ईस्वी में पर्यावरण के सतत विकास की परिभाषा को स्वीकार किया गया। इसके अनुसार धारणीय अथवा स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर भविष्य एवं वर्तमान के बीच बिना किसी भेदभाव एवं संतुलन के साथ समन्वित विकास ही पर्यावरण का सतत विकास कहलाता है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही निर्वहनीय या टिकाऊ विकास होता है। इसके पश्चात पूंजी, कुशल श्रमिक एवं तकनीक आदि से क्षति आदि के प्रयोग के बावजूद यदि अधिकतम विकास का प्रयास किया जाए तो पर्यावरण को स्थायी रूप से क्षति पहुंचने लगती है। इस प्रकार विकास का स्तर लंबे समय तक नहीं चल सकता। सतत विकास की इस अवधारणा में पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखने पर भी ध्यान रखा जाता है। वर्तमान में धारणीय विकास एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन गया है। 1992 ईस्वी के पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया है। 2002 में जोहानसबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, जोहानसबर्ग सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भी सतत विकास था। अब हम सतत विकास के
सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करेंगे। सतत विकास के अंतर्गत इसका पहला जो सिद्धांत है वह है पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी, अर्थात इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं। पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी में पर्यावरण के सतत विकास हेतु परिस्थिति के साथ मित्रवत प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया जाता है ताकि इससे पर्यावरण पर कम से कम दुष्प्रभाव पड़े, ज्यादा से ज्यादा पारिस्थितिकी मित्र यानी इको फ्रेंडली वस्तुओं के इस्तेमाल पर एवं उत्पादन पर जोर देना चाहिए। ये इको फ्रेंडली का अर्थ यह होता है वैसी चीजों का इस्तेमाल जो पर्यावरण में आसानी से घुलकर समाप्त हो जाए, अर्थात डिग्रेडेबल हो, अर्थात कोई भी ऐसी वस्तुओं का चयन करना चाहिए जो पर्यावरण में आसानी से विलुप्त हो जाए। इसे ही हम कहते हैं इको फ्रेंडली। उदाहरण के तौर पर हम जिस प्रकार पॉलिथीन बैग्स का प्रयोग करते हैं वो इको फ्रेंडली नहीं होती है, उसको सड़ने में गलने में हजार साल लग जाते हैं और ये पर्यावरण के लिए काफ़ी क्षति पहुंचाती है। तो हमें पॉलिथीन का इस्तेमाल की जगह कागज़ के बैग, गत्ते के बैग, कपड़ों के बैग आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका और एक प्रमुख सिद्धांत है परियोजना का मूल्यांकन। सतत विकास की अवधारणा को तभी पूरा किया जा सकता है जब इसके मूल्यांकन हेतु पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन तथा आर्थिक दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाए। परियोजना का समुचित मूल्यांकन करके ही निर्धारित लक्ष्य अर्थात सतत विकास को पाया जा सकता है। अर्थात परियोजना, अगर हम किसी परियोजना को प्रारंभ करते हैं अर्थात किसी कारखाना या उद्योगों को लगाते हैं तो उसके लिए हमें उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, उसके पारिस्थितिकी संतुलन, उसकी आर्थिक दक्षता, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि इससे पर्यावरण दुष्प्रभावित ना हो सके। इस सिद्धांत को भी हमें अपनाना चाहिए। हमारा जो प्रमुख सिद्धांत है, तीसरा प्रमुख सिद्धांत, वह है उत्पादन का विकेंद्रीकरण। स्थायी विकास के लिए विकेंद्रीकरण करके इस क्षेत्र में जन सहभागिता बढ़ाना सतत विकास की दिशा में सार्थक कदम होता है। अर्थात उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसको केंद्रीकरण ना रखकर विकेंद्रीकरण के माध्यम से छोटे छोटे मात्रा में, छोटे छोटे आधार पर इसको अगर हम तोड़ दें, विकेंद्रीकरण कर दें तो इससे सतत विकास की संभावना बढ़ जाती है। अगला जो हमारा सिद्धांत है वह है संसाधनों का संरक्षण। भूमंडलीय आधार पर समग्र जीवन चक्र का प्रबंधन करके संसाधनों का प्रभावी संरक्षण करना काफी आवश्यक होता है। इससे संसाधन का संरक्षण संभव होता है। पांचवा महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रभावशाली जवाबदेही तंत्र। पारिस्थितिकी संतुलन में किसी प्रकार के विक्षोभ उत्पन्न करने वाले के विरुद्ध सशक्त कार्यवाही सुनिश्चित करना। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण का दोहन करता है तो उसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित करने चाहिए और यदि वह इन मापदंडों की अवहेलना करता है तो उसे उसका समुचित दंड भी देना चाहिए और उसकी जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए ताकि पर्यावरण को वह दुष्प्रभावित ना कर सके। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है पारिस्थितिकी साक्षरता। इसके द्वारा वैश्विक पारिस्थितिकी संरक्षण चेतना का विकास किया जाता है। अर्थात पारिस्थितिकी के संदर्भ में
वैश्विक स्तर पर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाता है। सतत विकास की सातवीं महत्वपूर्ण सिद्धांत है जनमत तैयार करना, अर्थात स्थायी विकास पर प्रभावी जनमत निर्माण में पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेकर एक जनमत तैयार करना काफी आवश्यक होता है। इसका आठवां महत्वपूर्ण सिद्धांत वैश्विक मान्यता होता है। पर्यावरण के सतत विकास के लिए संसार के सभी देशों द्वारा पर्यावरण के संबंध में वैश्विक संस्थाओं, संधियों व प्रोटोकॉलों को पूर्ण मान्यता दिया जाना व उनका पूर्णतः अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है। इससे वैश्विक मान्यता मिलती है और सतत विकास की अवधारणा को संपुष्ट किया जाता है। सॉरी। अब हम भारत द्वारा सतत विकास की अवधारणा की पुष्टि के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालेंगे। पर्यावरण के सतत विकास के लिए भारत सदैव प्रतिबद्ध रहा है। इस दिशा में वह सदैव क्रियाशील और कार्यशील है। भारत उन विकासशील देशों में आता है जहां पर्यावरण के संबंध में व्यापक जागृति आई है एवं स्थायी विकास हेतु सघन प्रयास किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित है। पहला जो होगा वन रोपण व सामाजिक तथा कृषि वानिकी। आप सभी को पता है कि पर्यावरण को संरक्षण के लिए और हमारी सतत विकास के लिए वन का रोपण करना और सोशल फार्मिंग करना, सोशल एग्रीकल्चर, सोशली, ये सब जो क्रियाएं हैं इसके द्वारा कृषि वनों को लगाया जाता है, उससे पैदावार भी होती है। साथ ही साथ वनों के कटाव को भी रोका जा सकता है, उसकी दर को बढ़ाया जा सकता है। तो इसके माध्यम से भारत सरकार यह प्रयास कर रही है कि पर्यावरण के सतत विकास की अवधारणा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है मृदा संरक्षण व परती भूमि विकास कार्यक्रम। भारत सरकार समय समय पर मृदा के संरक्षण अर्थात मिट्टी के संरक्षण और परती भूमि अर्थात कृषकों द्वारा जो जमीन परती छोड़ दी जाती है उसके विकास से संबंधित विभाग को बना करके कृषकों को खेती बाड़ी के तरीके आदि की जानकारी कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से उन्हें दिया जाता है ताकि उसका समुचित लाभ कृषकों को मिल सके और पर्यावरण पर भी इसका संतुलित प्रभाव पड़े। इसके अलावा कृषि जलवायु प्रदेशीकरण अर्थात जिस जलवायु के लिए जो कृषि के उपयुक्त है उसके आधार पर उस क्षेत्र में उसकी उक्त कृषि के लिए बढ़ावा देना। उसके अलावा वाटरशेड प्रबंधन अर्थात जो बरसात का जल होता है उसको रिस्टोर करने का प्रयास ताकि वह वापस धरती में समा जाए और भूमिगत जल का जो स्तर जो लगातार दिनों दिन गिरता चला जा रहा है उसकी पुनरावृत्ति वो लगातार उसको बढ़ाया जा सके और उसके जल स्तर को संतुलित किया जा सके ताकि आने वाले भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसको भूमिगत जल के लिए तरसना ना पड़े। उसके बाद है फसल चक्र पद्धति को अपनाना। जैसे कृषक किसी खेत में खेती करते हैं तो उस खेती के पश्चात वह लगातार अगर उस क्षेत्र उस भूमि से उक्त भूमि से आमुख फसल की खेती करेंगे तो निरंतर उससे भूमि की उर्वरता का ह्रास होता है। तो फसल चक्र पद्धति को अपनाकर भूमि की मृदा की उर्वर क्षमता को बरकरार रखी जाती है और उससे अधिकाधिक उत्पादन भी संभव होता है। तो भारत सरकार द्वारा फसल चक्र पद्धति को अपनाने पर भी जोर दिया जाता है जो
सतत विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका अगला जो पॉइंट है वह है शुष्क कृषि विकास, अर्थात जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ मरुस्थलीय भूमि है, जहाँ की जो मिट्टी है वह आर्द्र न होकर शुष्क है, उन क्षेत्रों में उनके वातावरण के अनुकूल फसलों की बुआई करके वहाँ भी कृषि की उत्पादन की प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जीव मंडल विकास कार्यक्रम, अर्थात जैवों के संरक्षण के लिए अनेक प्रकार के वन्य जीव अभयारण्य, अनेक प्रकार के बाघ संरक्षण अभयारण्य या फिर जैव के विकास के लिए अनेक प्रकार के केंद्र बनाए जाते हैं और उनके माध्यम से उनको संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है ताकि वे विलुप्त ना हो सके, वे भावी पीढ़ी को भी पर्याप्त रूप से प्राप्त हो सके। उसी कड़ी में राष्ट्रीय अभयारण्य भी आते हैं। साथ ही साथ जलग्रस्त भूमि संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जलग्रस्त भूमि से तात्पर्य है वैसी भूमि जो जलमग्न है, उसकी भूमि के संरक्षण के लिए वृक्षों का रोपण, वहां बांध के निर्माण, जल का निकास की समुचित प्रबंध और वहां के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करके निकासी के प्रबंधन करके उस क्षेत्र के भूमि को संरक्षण करने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जाता है। मैंग्रोव संरक्षण, मैंग्रोव का अर्थ है जो डेल्टा क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी के आसपास जो पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन पाए जाते हैं, वह क्षेत्र में लगातार प्रदूषण के कारण और लगातार दिन प्रतिदिन दोहन पर्यावरण के प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन जो है वो अपनी जैव विविधता के लिए विख्यात है। वहाँ अनेक प्रकार के वनस्पतियाँ, जलीय जीव आदि पाए जाते हैं। वहाँ की भूमि काफ़ी उर्वर होती है, लेकिन प्रदूषण के प्रभाव से ये विलुप्ति के कगार पर आ चुके हैं। यहाँ अनेक प्रजातियाँ विलुप्ति की शिकार होने लगी हैं, जिसे बचाने के लिए भारत सरकार निरंतर कृत संकल्पित है और इस दिशा में वे निरंतर कार्य भी कर रहे हैं। तटीय परिस्थितिकी के अंतर्गत तटों यानी समुद्र के किनारे के जो स्थल है, दिन प्रतिदिन प्रदूषण के कारण ग्लेशियर का पिघलना जारी है और इन ग्लेशियरों के प्रभाव से समुद्र का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि वे जलमग्न होते चले जा रहे हैं। इसको बचाने के लिए भी तटीय पारिस्थितिकी का पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ उस क्षेत्र में वैसे प्लास्टिक या वैसे कूड़े कचड़ों को फेंकने की मनाही होती है, जिससे जलीय जीवों पर इसका प्रतिकूल असर पड़े। तो इस तरह से भी भारत सरकार तटीय पारिस्थितिकी का ध्यान रखते हुए उसके संरक्षण पर अनेक कार्यक्रम संचालित करती है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण कानून भी भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं, जिसके माध्यम से कल कारखानों, वाहनों और जो भी प्रदूषण करने वाले संस्थान हैं, उन सब की कार्बन उत्सर्जन की सीमा को निर्धारित किया गया है और उसके उल्लंघन करने पर उन्हें दंड देने की भी व्यवस्था की गई है। इस तरह से हमने पर्यावरण के सतत विकास और भारत सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों का अवलोकन किया। अब हम निष्कर्ष के तौर पर पाते हैं कि भारत द्वारा पर्यावरण के सतत विकास हेतु प्रारंभ किए गए कार्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि सतत विकास के लक्ष्य के प्रति के प्राप्ति हेतु भारत ने लगभग सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता पूर्वक कार्य निष्पादन ही सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि जनता में जागरूकता हो, उनमें शैक्षणिक अवेयरनेस अर्थात ज्ञान हो, ताकि वे भी सरकार के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के इस प्रयास में अपना सम्मिलित योगदान दें और इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तभी जाकर हम सतत विकास के लक्ष्य को अपने वांछित स्तर पर प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको पर्यावरण के सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझा पाया होऊंगा। यदि आपको इस विषय से संबंधित कोई सवाल हो तो आप मुझे मेरे कमेंट में अपने सवाल छोड़ दें, मैं उनका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इसी मूल मंत्र के साथ हम आपसे अलविदा चाहेंगे। हम अगली क्लास में एक नए विषय के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।